हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम विज्ञान, ये हमारा विज्ञान है कक्षा 10 का, जिसमें 2023 का ये पेपर है। सेट नंबर 3 है, 824 EL पेपर कोड है। इसके पीछे के वीडियो आपने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 देखा, इसमें हम सेट नंबर 3 देखेंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार, यानी पीछे आपने जो पहला प्रश्न पत्र पढ़ा था उसमें जो निर्देश था वही निर्देश इसमें भी रहेगा। अब यहाँ पर हम देर न करते हुए और तुरंत आपका प्रश्न स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय आपके लिए बहुत उपयोगी है, परीक्षा नज़दीक आ गई है। तो खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 20 अंक के प्रश्न आएंगे। उपभाग 1 में हमारा फिजिक्स है। तो यहाँ पर आएंगे, नंबर 1 दिया है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन चाहे उत्तल, चाहे अवतल, चाहे दर्पण हो या लेंस हो या समतल हो, सभी के लिए कार्य करता है, माने सबके लिए सत्य होता है। तो केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, इनमें से सभी, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के लिए सत्य होता है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, आभासी यानी सीधा, जिसको आप कहेंगे सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है। इसके द्वारा जब हम किसी वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण आपकी F से जाती है, यानी अगर हमारा यहाँ F है, यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण F से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम C के सीधे में लेके जाएंगे तो वह उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे ले जाते हैं, हमारा प्रतिबिंब सीधा आभासी होता है, बड़ा होता है। और यही काम हमारा, जो काम हमारा उत्तल लेंस करेगा वही अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस द्वारा भी यही काम होगा। उत्तल लेंस द्वारा भी हमारा काल्पनिक और बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा नहीं होगा, अवतल दर्पण द्वारा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। तो हमारा ए और सी दोनों सही है, इसलिए ए और सी दोनों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। जिसमें प्रतिरोध की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो चालक तो नहीं होगा, अर्धचालक भी नहीं होगा, अतिचालक भी नहीं होगा, उसी को हम कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई, और इसका मात्रक जो होता है वाट कहलाता है, या वोल्ट एम्पियर होता है। तो यहाँ पर वोल्ट एम्पियर न दे करके हमारा वाट दिया है, इसलिए हमारा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होता है VIT। अब यहाँ पर उसने कहा कि धारा को 3 गुनी करेंगे, तो धारा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो विभवांतर घटेगा बढ़ेगा, इसलिए हम V बराबर होता है IR। तो हम इसके स्थान पर IR लिख देंगे, इंटू आई इंटू टी आगे दिया हुआ है।
तो आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। ये हमारा उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर है। अब केतली एक ही है, इसका मतलब है आर का मान कांस्टेंट हो जाएगा। समय बराबर लगेगा तो टी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बचा हमारा एच प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। अगर हम H1 लेंगे तो I1 बनेगा, H2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका I2, ये बनेगा I2 स्क्वायर। हमें उत्पन्न ऊष्मा बाद यानी H2 अपान H1 निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे I2 स्क्वायर अपान I1 स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि इस धारा को 3 गुना कर दिया गया। धारा 3 गुनी का मतलब बाद वाली धारा, तो इसको 3 लिखेंगे तो नीचे वाला 1, पहले 1 थी, 3 गुना माने 3 हो गया, और स्क्वायर है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो H2 बराबर 9H1 होगा। प्रारंभ में ऊष्मा H1 थी और बाद वाली ऊष्मा H2 है, तो 9 गुनी हो जाएगी, और 9 गुनी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं 6 नंबर। आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें स्पीड या और चीज़ों को बताया जाएगा। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई दे रहा है। पास वाली वस्तु दिखाई दे रही है और जो दिखाई देती है वही दोष होता है, तो इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष उसके अंदर होगा, उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। क्योंकि कह रहा है कि व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है पास वाला यानी निकट वाला, इसलिए कहलाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, यानी उसने कहा वास्तविक बनेगा, वास्तविक का मतलब उल्टा हो गया और दिया भी है उल्टा, और अत्यधिक छोटा, तो छोटा कब बनेगा आपको जानना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ये अवतल दर्पण हो जाए, ये हमारा दर्पण अवतल है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है, यहाँ पर वस्तु का सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाहर जाएंगे तो छोटा बनता है, इधर हमारा छोटा होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे छोटा होता जाएगा, इस तरफ जाते हैं तो बड़ा होता चला जाता है, और यहाँ तक बड़ा के साथ साथ उल्टा होता है। इसके बाद यहाँ भी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सीधा बन जाता है। यहाँ बड़ा और सीधा होगा, और यहाँ तक आएंगे तो बड़ा और उल्टा होगा। उल्टा माने वास्तविक। इसने कहा कि वस्तु उल्टा हो और अत्यधिक छोटा हो, तो छोटा हमको यहाँ मिलेगा, तो फोकस पर रखेंगे तब तो अनंत पर बनेगा, ये नहीं होगा। ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो ध्रुव भी यहाँ है, इसके बीच रखेंगे तो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा, और अनंत पर रखेंगे, इसके बाहर माने अनंत, अनंत पर रखी हुई वस्तु का ही प्रतिबिंब आपको अत्यंत छोटा और उसके साथ साथ वास्तविक मिलता है। तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम ले लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो फिजिक्स, चूंकि इसमें हम केवल फिजिक्स वाले चैप्टर को ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है कि फिजिक्स का जो वर्णनात्मक प्रश्न है भौतिक विज्ञान का, उसमें पहला है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का काम यही होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना, प्रकाश किरणों को मोड़ना, या अगर इसके हम यहाँ पर फोकस पर किसी वस्तु को रखेंगे जला करके, तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? समांतर कर देता है। इसलिए हमारे यानी वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग यही होगा कि सभी गाड़ियों के वाहनों में
यानी हेडलाइटों में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक और है, चूंकि ये प्रतिबिंब उल्टा सीधा दोनों बनाता है, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो जो डॉक्टर होते हैं नाक कान गला के, ये भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे वह लगा करके और बड़ा प्रतिबिंब देख लेते हैं, अंदर क्या समस्या है उसको देख लेते हैं। तो यानी आँख कान नाक गला वाले डॉक्टर भी हमारे ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो एक मिला हेडलाइट में, दूसरा मिला आपका डॉक्टर जो होते हैं दांत कान आँख वाले, ये करते हैं। आगे कहा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो आइए अब इसका हम क्या बनाते हैं, यानी किरण आरेख। तो हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसमें हमारी वस्तु यहाँ पर F है, इतना आगे C है। अब कहा अनंत एवं वक्रता केंद्र, यही वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यह हमारी F से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हमारी जो C के सीधे में जाएगी, वह उसी मार्ग से फिर वापस लौट जाती है। इस तरह से हमारा प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होता है। तो ये भी अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश आपको मिलेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु प्राप्त होगा, यानी दोनों के बीच में रहेगा। नंबर ए का किरण आरेख हो गया। अब हम आएंगे बी का किरण आरेख, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। अब हमारी जो वस्तु होगी, दर्पण तो यही होगा, दर्पण यही रहेगा अवतल, लेकिन अब हमारी जो वस्तु होगी ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, यहाँ F होगा। इतना आगे आएंगे तो हमारा यहाँ पर C मिल जाएगा। अब यहाँ ध्रुव P है, फोकस और ध्रुव P के बीच मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण ये द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जिसको हम यानी C के सीधे में ले जाते हैं, वह उसी मार्ग से फिर वापस आ जाती है। इन दोनों किरणों को आगे ले जाते हैं तो ये आगे नहीं मिलती हैं, इन दोनों को जब हम पीछे ले आते हैं तो हमारा प्रतिबिंब ये आभासी बन जाता है। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो वस्तु हमारी AB थी और इसका जो इमेज बना, प्रतिबिंब बना, A डैश B डैश बना। तो इस तरह से B वाले का बनेगा कि फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच रखी हुई वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी उल्टा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो आगे हम आ जाएंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कि अपवर्तन के क्या नियम हैं। कह रहा है 3 सेंटीमीटर की वस्तु, तब सबसे पहले हम लिखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का मतलब लेंस। तो यानी हमारा जब लेंस होता है, या कह लीजिए हमारे ये कांच का गुटका है, यानी ये हमारा कांच का स्लैब जिसको कहते हैं, स्लैब या गुटका वही आपका है। अब यहाँ पर ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, यहाँ पर प्रकाश की किरण जब तिरछा आपतित होती है तो ये हमारा माध्यम विरल होता है। विरल, ये कांच हमारा सघन होगा। अब यहाँ पर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो जाने के बाद यह अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जब वह विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ का कोण I कहलाता है, ये कोण हमारा R कहलाता है। इसे आपतन कोण और इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कहा अपवर्तन के नियम क्या हैं।
तो अपवर्तन का नियम यही है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है हमारा कि आपतित किरण, और ये हमारा अभिलंब है, इसको हम अभिलंब कहेंगे। तो ये हमारा अभिलंब कहलाएगा। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु कहलाता है, पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का मान सदैव एक नियतांक होता है, और जिसे हम पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। ये द्वितीय नियम था, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, या यही बराबर नियतांक होगा। नियतांक, तो ये हमारा कहलाता है नियतांक। तो इस तरह से दो नियम मिला। पहला नियम मिला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या माने साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, और यह पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये तो हमारा हो गया अपवर्तन का नियम। अब अगला है कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। यहाँ पर जो वस्तु है वह उसकी लंबाई दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो हमारी वस्तु है उसकी लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ हम आ जाएंगे वस्तु की लंबाई का मतलब h बराबर दिया है में अगला आएंगे दिया है। अब इसमें आ जाएंगे वस्तु की लंबाई h बराबर 3 सेंटीमीटर है। करा वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंस कौन सा है? उसने कहा उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का मतलब होता है, यहाँ पर हम आ जाएंगे तो हमारा दिया है वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, h बराबर 3 सेंटीमीटर। हमारा उत्तल लेंस है, ये पहला नंबर लेंस है, और लेंस कौन सा है? उत्तल है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, और ये करा 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर करा वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है, इसलिए u बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बराबर पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर आकार, आकार का मतलब h डैश बराबर पूछा जा रहा है। फिर आगे आ जाएंगे एवं प्रकृति, प्रकृति माने यह आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा कि वास्तविक, आभासी अथवा वास्तविक होगा, यही आपको बताना है। फिर आगे का कि क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो पर्दे पर अगर हमें प्रतिबिंब को प्राप्त करना है तो वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब हम चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो आइए, तो हमारा पहला नंबर, तो लेंस के लिए जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और -1/u होता है। दर्पण में यहाँ प्लस और लेंस में ये माइनस होता है। तो f का मान उसने दिया है कितना? 30 है, और ये बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मान -10 है। माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/v प्लस 1/10 होगा। 1/10 आएगा माइनस बन जाएगा, तो 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 30 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमें मिलेगा क्या? 30 बन जाएगा। 30 का भाग 30 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। 10 तियाई 30 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में 3 आएगा। माइनस ज़्यादा है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/30 हो जाएगा। काट देंगे तो 2 1 का 2, 2 15 में 30।
यानी v बराबर हमें कितना मिला, -15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस बता रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बाईं ओर ही बनेगा, जिधर वस्तु है उसी ओर हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो ये अब आगे आ जाएंगे। अगला काम हमारा क्या है, यानी v का मान मिल गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर h यानी प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमारा सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस होता है हमारा दर्पण के लिए v बाई यू, और जब लेंस होता है तो यही प्लस हो जाता है। अब यहाँ एच डैश का मान निकालना है। एच हमारा दिया हुआ है 3, चूंकि वस्तु हमेशा ऊपर की ओर रखी जाती है इसलिए प्लस होगा। और यहाँ आ जाएंगे तो प्लस v का मान -15 और u का मान भी -10 हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगला नंबर इस 15 में 10 का भाग दे देंगे तो 1.5 आएगा। ये एच डैश बटे 3 मिला, तिर्यक गुणा कर देंगे तो एच डैश बराबर 15 तियाँ 45 हो जाएगा। यानी मिल गया कितना हमारा 4.5 ये सेंटीमीटर ऊंचाई का हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और ये चूंकि हम देख रहे हैं कि प्लस में आया हुआ है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, ये प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। तो हमें क्या मिला, अगर सीधा है तो आभासी है, तो आगे हम लिख देंगे हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। आगे आ जाएंगे तो इसने और क्या पूछा था, क्या हम इसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी है इसलिए प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त होगा। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है ओम का नियम लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। आगे फिर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो हम आएंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है कि किसी वस्तु में प्रवाहित धारा का मान जो होता है उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हल हल में ओम का नियम, ओम का नियम। इसमें हमारा मिलेगा कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी तार में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि प्रवाहित धारा आई विभवांतर भी हो तो भी प्रोपोर्शनल आई होगा, या भी बराबर आई आर बन जाएगा, जहां आर उस तार का या उस परिपथ का प्रतिरोध है। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आगे पूछा गया था, ये तो ओम का नियम हो गया। किन्हीं दो कारकों यानी किसी तार का जो प्रतिरोध होगा उसको प्रभावित करने वाले दो कारक लिखना है। तो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है आर, ये प्रोपोर्शनल होता है एल के, या आर प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, और इन्हीं दोनों को जब एक ही में मिलाया जाता है तो एल अपान ए बन जाता है, या आर बराबर आपको मिलता है रू एल अपान ए हो जाता है। किशन कुमार मौर्य। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, अब नेक्स्ट ले लेंगे इसके आगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रू। अब ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर यही हम लिखेंगे कारक कि किसी तार का प्रतिरोध जो होता है उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अर्थात तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई घटने पर प्रतिरोध का मान घटता है। दूसरा नंबर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे किसी तार का प्रतिरोध यानी कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा।
तो ये हो गए दो कारक। अब आगे दे दिया है हमारा कि 400 वाट का बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या दिया है। तो पहला दे दिया है वाट का मतलब शक्ति, यानी आगे हमारा जो प्रश्न होगा P बराबर, तो एक तो दे दिया है 400 वाट, ये हमारा 400 वाट बन गया। और वोल्ट यानी V बराबर दे दिया है 200 वोल्ट है। अब आगे 5 मिनट धारा प्रवाहित हो रही है, 5 मिनट, इसका मतलब है 5 गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है एक प्रवाहित धारा I, दूसरा और एक इसमें पूछ लिया है यानी उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सूत्र होता है, पहला सूत्र हमारा है P बराबर V इंटू I बराबर निकालेंगे तो P बाई V बन जाएगा। P का मान 400 दिया है, V का मान 200 है, काटेंगे तो 0 0 से कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी 2 एम्पियर बन जाएगा। दूसरा एक और पूछा है H बराबर, तो H बराबर सूत्र होता है VIT, तो V का मान हम निकाल चुके हैं या दिया है हमारा 200, और I का मान यहाँ निकाले हैं 2, और T का मान यहाँ निकाल चुके हैं 5 गुणे 60। तो ये बन गया 2 दूनी 4 पचे 20 छक्का 120 हो गया, और 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 3 जीरो और मिल जाएगा। ये हमारा क्या बना, यानी जूल हो गया। अब 3 जीरो हटा देंगे तो 1000 का भाग दे रहे हैं, किलो जूल बन जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा बन जाएगी 120 किलो जूल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला कि तार में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर तथा उत्पन्न ऊष्मा का मान 120 किलो जूल होगा, और जे को यहाँ हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया प्रश्न संख्या 3 का। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 ले लेते हैं। 4 में क्या दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक चुंबक रख दिया, ये सिरा N है, ये सिरा S है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं यही आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। इसी तरह से दूसरी ओर भी ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, और ये उत्तर से निकलती हुई और दक्षिण दिशा में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। ये उत्तर से निकलेंगी और दक्षिण दिशा में प्रवेश करेंगी। अब कह रहा है इन बल रेखाओं के 2 गुण बताना है। तो पहला गुण तो ये यही हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर से निकलती हुई और दक्षिण दिशा में या N ध्रुव से निकलकर S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये नंबर 2, ये बल रेखाएं ये ध्रुव है, ध्रुवों के पास नज़दीक नज़दीक या पास पास होती हैं, और मध्य में ये बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। अगला नंबर, ये चुंबकीय बल रेखा जो होती है उस पर खींची गई किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यही चुंबक की दिशा को बताती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी किसी को काटती नहीं है, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबक की 2 दिशाएं हो जाएंगी और यह असंभव है। तो ये तो हमारे इसके हो गए गुण। 2 ही लिखना था, इसमें से चाहे जो 2 लिख देंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलकर S में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। ये बल रेखाएं ध्रुवों के पास नज़दीक नज़दीक और मध्य में दूर दूर हो जाती हैं। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबक की 2 दिशाएं हो जाएंगी और यह असंभव है। अगला है हमारा, किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए।
ये जैसे मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है, अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसमें जो स्क्रू होगा वो टाइट होगा, तो उसकी नोक आगे बढ़ेगी। जैसे हमारा स्क्रू हो जाए और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लगा करके इस पेचकस को जब हम टाइट करेंगे तो ये नोक हमारा आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस दिशा में घुमाने पर ही ये टाइट होगा और आगे बढ़ेगा। तो वही बता रहा है कि अगर हम अपने दाएं हाथ में किसी स्क्रू ड्राइवर को लेकर के इस तरह से घुमाएं कि पेंच की नोक आगे बढ़े, तो जिस दिशा में हमारी अंगूठा गति करता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। नोक आगे की ओर जाएगी तो चुंबकीय बल रेखा जो होगी वह इस दिशा में जाएगी। क्योंकि हमने इसी तरह से घुमाया तो ये इस तरह से घूम करके अंदर से इस तरह से हमारी चुंबकीय बल रेखा हो जाएगी। यही हमारा था मैक्सवेल का कार्क स्क्रू पेंच का नियम। अब अगला है किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय रेखाओं को दर्शाइए। अब कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर धारावाही कोई चालक होगा और उसमें हमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक, तो ये हमारा धारावाही चालक हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस दिशा में धारा बह रही है तो हम करते क्या हैं, इस तरह से इस तार को पकड़ते हैं और पकड़ने पर यदि अंगूठे की दिशा में हमारी धारा बहेगी तो जिस दिशा में हमारी अंगुलियां मुड़ती हैं उसी दिशा में हमारे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो हमारे जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी कुछ इस तरह से होगी। चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से मिलेंगी तो ये हमारा बन जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ये हमारा कहलाएगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। यानी कब होगा, यदि धारा हमारी इस दिशा में बह रही हो तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये बन जाएगी, अर्थात यहाँ जो तल बनेगा वही हमारा चुंबकीय बल रेखाओं का तल होगा और इसकी दिशा इस तरह से बनेगी। आगे है किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह आपका इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी ये दिशा है, तो यही आपका चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। नेक्स्ट अगला हम ले लेंगे, तो दिया है ये स्टार लगा है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।